जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानलोक कॉमर्स एंड कंपटीशन में। हर शेर शेरनी के माता पिता को जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, आदाब। देखिए दोस्तों, एक पेन और एक कॉपी उठाइए और नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि ये टीजीटी पीजीटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए हम। और देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया है सबसे पहले आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रत्येक चैप्टर वाइज आपको हम सबसे पहले प्रत्येक चैप्टर वाइज प्रत्येक जो भी सिलेबस होगा उसको हम क्लियर करेंगे। उसके बाद से मॉक टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद से परीक्षा नज़दीक आएगा तो उसमें गेस्ट पेपर दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें दिया है अकाउंटेंसी के अंतर्गत इसमें सबसे पहले अकाउंटेंसी का मीनिंग्स, ऑब्जेक्ट, टेक्निक्स एंड स्टैंडर्ड्स के बारे में आप अध्ययन करेंगे। तो इसमें प्रीफिक्स ऑफ सीएस ऑफ मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट हैज बीन ग्रांटेड बाय ICSI ऑन। तो इसमें संस्थान के सदस्यों का सीएस उपसर्ग ICSI द्वारा को दिया गया था। कब दिया गया था? तो ऑप्शन ए जून 23 से 24 2007 या 23 से 24 जून 2007। उसके बाद से नेक्स्ट दिया है फरवरी 17 से 19 2008। फिर से दिसंबर 24 से 27 2006। नेक्स्ट दिया है अक्टूबर 15 से 18 2005। और नेक्स्ट दिया है जनवरी 4 से 5 2004। तो इसमें दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, किस ईस्वी में इसको उपसर्ग दिया गया है। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ध्यान से पढ़िए। देखिए ऑप्शन आपका ऑप्शन कौन सा सही है, नीचे इसमें देखिए इसका विस्तृत व्याख्या भी है। तो विस्तृत व्याख्या में लिखा है कि संस्थान ICSI के सदस्यों को सीएस उपसर्ग सीएस उपसर्ग ICSI द्वारा 23 से 24 जून 2007 को दिया गया था। और यह निर्णय संस्थान की 173वीं बैठक जो 23 से 24 जून 2007 को हुई थी उसी में लिया गया था। तभी से यह प्रयोग में क्या लाया जा रहा है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए ऑप्शन सही है, 23 से 24 जून 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लेखांकन सिद्धांत स्वामी एवं प्रबंध के अंतर को प्रदर्शित करता है। तो देखिए जो लेखांकन सिद्धांत होते हैं जिसमें व्यवसायिक, ऑप्शन ए दिया है व्यवसायिक अस्तित्व का सिद्धांत बिजनेस एंट्री। दूसरा दिया है चालू कंसर्न चालू व्यवसाय का सिद्धांत। और तीसरा दिया है दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत। और लास्ट दिया है ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो निम्न में से कौन सा लेखांकन सिद्धांत स्वामी और प्रबंध के अंतर को क्या करता है, तो प्रदर्शित करता है। तो कौन सा सिद्धांत इसमें सही है। तो इसमें देखिए आपका पहला ऑप्शन दिया है व्यवसायिक अस्तित्व का सिद्धांत, यही ऑप्शन आपका क्या है सही है, बिजनेस एंटिटी। इन दोनों में क्या बताया गया है, तो मालिक और व्यवसाय दोनों क्या है अलग अलग हैं। इसमें इस सिद्धांत में ये बताया गया है कि जो भी व्यवहार हैं लेखांकन करते समय लेखपाल को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह इकाई केंद्रित है और वह स्वतंत्र रूप से क्या करें, लेखा का जो भी लेखा का उजागर हो स्वतंत्र रूप से हो। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें विस्तृत व्याख्या भी है कि व्यवसाय में व्यवसायिक इकाई की अवधारणा या व्यवसायिक अस्तित्व अवधारणा व्यवसायी तथा व्यवसाय दोनों को एक दूसरे से क्या करती है, अलग करती है। सामान्यतः लेखा करते समय व्यवसायी को व्यवसाय से अलग ही रखा जाता है तथा व्यवसाय के व्यक्तिगत लेन देनों को व्यवसाय के लेन देनों से अलग कर लिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, भारत में लेखांकन मानक जारी किए जाते हैं। तो क्वेश्चन है, भारत में लेखांकन मानक यानी जारी किए जाते हैं, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया आर इशूड यानी बाई किसके द्वारा, तो ए सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार द्वारा, बी स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार द्वारा, सी द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा, डी आरबीआई बैंक द्वारा। तो इसमें यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो देखिए भारत में लेखांकन मानक जारी किए जाते हैं यानी इशूड बाई यानी किसके द्वारा, तो ऑप्शन आपका सी सही है, यानी भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी लेखाकार संस्थान द्वारा। तो इसमें तो देखिए यानी भारतीय लेखांकन मानक यानी भारतीय लेखांकन प्रमाप यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ICAI भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के द्वारा ये जारी किए जाते हैं और यह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा जारी होते हैं जो ICAI के अधीन क्या है कार्य करते हैं। और ASB देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड की स्थापना कब हुआ था, तो 1977 में हुआ था दोस्तों। और ICAI की स्थापना यानी कब हुआ, तो 1949 को हुई थी दोस्तों। तो इसमें ASB की भी पूछ सकता है कि स्थापना कब हुआ, तो 1977 पर मुहर लगाएंगे और जब ICAI का पूछेगा तो 1949 पर मुहर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बहीखाता के संबंध में कौन सा एक विषम है, यानी कौन एक अलग है, तो ऑप्शन ए बुक कीपिंग हैज लिमिटेड स्कोप एंड कंसर्न्ड विथ रिकॉर्डिंग क्लासीफाई एंड समराइजिंग, यानी बहीखाते का क्षेत्र और रिकॉर्डिंग वर्गीकरण व सारांश से संबंध यानी सीमित हैं, तो सीमित हैं। उसके बाद से नेक्स्ट है यानी कौन यानी विषम है पूछ रहा है, तो ये क्या है, सम है। नेक्स्ट है बहीखाता मुख्य रूप से एक लिपिकी कार्य है, ये भी क्या है, सम है। ये आपका किसके अंतर्गत, बुक कीपिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है यानी बुक कीपिंग डिपेंडेंट ऑन अकाउंटिंग फॉर मेकिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मोर यूजफुल, तो इसमें बहीखाता लेखा अभिलेखों को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए लेखांकन पर निर्भर है, ये भी सत्य है। नेक्स्ट है कि बहीखाता केवल मौद्रिक लेन देन को मानता है, ये भी सत्य है। नेक्स्ट है बहीखाता लेखांकन प्रक्रिया के बाद होता है, बिल्कुल गलत है। देखिए लेखांकन प्रक्रिया के पहले क्या बहीखाता यानी प्रक्रिया की जाती है, बुक कीपिंग की प्रक्रिया की जाती है, ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल गलत है। बाकी उपरोक्त ऑप्शन क्या है, सही है, इसलिए ऑप्शन ई क्या है, विषम है इसमें, तो ऑप्शन ई क्या होगा इसमें, यानी सही होगा। नेक्स्ट है देखिए बुक कीपिंग से संबंधित यानी कथन भी दिया है इसमें, बुक कीपिंग से संबंधित कथन में यानी पुस्तपालन का क्षेत्र रिकॉर्डिंग वर्गीकरण और सारांश से संबंधित होता है, सही है। यह मुख्य रूप से क्लर्कियल कार्य है, ये भी सही है। पुस्तपालन लेखा अभिलेखों को अधिक उपयोगी बनाने के लिए लेखांकन पर निर्भर करता है, ये भी सही है। पुस्तपालन में केवल उन्हीं लेन देनों का लेखा होता है जो केवल मुद्रा में तुल्य होता है, मापा जाता है, ये भी सही है। और पांचवा विकल्प क्या है, गलत है, क्योंकि दिया था लेखांकन पुस्तपालन के बाद ही शुरू होता है, न कि पुस्तपालन के पहले, यानी आपका ऑप्शन क्या है, यानी विषम है, या आपका ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 रिलेटेड्स टू यानी लेखांकन प्रमाप 19 का संबंध है, तो ऑप्शन ए यानी लीज से यानी पट्टा से, ऑप्शन बी डिसकाउंटेड ऑपरेशन यानी बंद की गई क्रियाओं से, ऑप्शन सी इंटेंजिबल एसेट्स यानी अमूर्त संपत्ति से, ऑप्शन डी यानी EPS से। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी देखिए दोस्तों यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें यानी क्वेश्चन दिया है लेखांकन प्रमाप यानी 19 का संबंध है, तो लेखांकन प्रमाप 19 का संबंध है यानी पट्टे से होता है, किससे होता है, पट्टे से यानी लीज से। ऑप्शन ए आपका क्या है, सही है, ऑप्शन ए क्या है, सही है। उसके बाद से इसमें दिया है बंद की गई क्रियाओं से, अमूर्त संपत्तियों से, EPS से। तो देखिए जो अमूर्त संपत्तियां हैं, तो अमूर्त संपत्तियां यानी किससे रिलेटेड हैं, तो अमूर्त संपत्तियां आपका देखिए जो अमूर्त संपत्तियां होती हैं, तो अमूर्त संपत्तियां किससे रिलेटेड हैं, तो अमूर्त संपत्तियां यानी AS-26 से रिलेटेड हैं, किससे रिलेटेड हैं, तो AS-26 से रिलेटेड हैं आपके, यानी क्या, तो अमूर्त संपत्तियां। और आपका यानी प्रति अंश
यानी ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर यानी किससे रिलेटेड होता है? तो अर्निंग पर शेयर आपका रिलेटेड है दोस्तों एएस यानी 20 से। और यानी बंद की गई क्रियाओं से, तो बंद की गई क्रियाओं से यह आपका यानी किससे रिलेटेड है? तो ऑप्शन देखिए, यानी ऑप्शन में तो दिया नहीं है, तो यानी किससे रिलेटेड है? ऑप्शन में देखिए यानी दिया है यानी बंद की गई क्रियाओं किससे रिलेटेड है? तो बंद की गई यानी क्रियाएं आपका दोस्तों यानी रिलेटेड है यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी 24 से। यानी 24 वाला क्या है? तो बंद की गई क्रियाएं हैं 24 से क्या है? रिलेटेड हैं। इस प्रकार 19 यानी रिलेटेड है लीज से, और बंद की गई क्रियाएं यानी 24 से रिलेटेड हैं, और अमूर्त संपत्तियां 26 से, और ईपीएस आपका रिलेटेड है यानी 20 से। तो इस प्रकार ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी क्लियर हुआ। नेक्स्ट है इसमें यानी लेखांकन मानक यानी 6 क्या है? मूल्यह्रास के लिए बनाया गया है। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे लेखांकन मानक यानी 19 का संबंध। तो लेखांकन मानक यानी 19 का संबंध किससे है? तो यहाँ पर विस्तृत व्याख्या में भी दिया है कि लेखांकन प्रमाप 24 यानी बंद क्रियाओं से संबंधित है, लेखांकन प्रमाप 26 यानी अमूर्त संपत्तियों से, लेखांकन प्रमाप यानी 20 ईपीएस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, पुस्तपालन का कार्य विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। ऑप्शन बी, व्यापारिक लेन देनों का अभिलेखन करने हेतु पुस्तपालन कला और विज्ञान दोनों हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। उसके बाद से क्या दिया है? उसके बाद से दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी सही नहीं है यानी ऑप्शन क्या है? छांटना है। तब पुस्तपालन का विश्लेषणात्मक प्रकृति क्या है? बिल्कुल क्या है? गलत है। नेक्स्ट दिया है लेन देन निश्चित पुस्तकों के समूह में अभिलिखित किए जाते हैं, ये भी सही है। पुस्तपालन लेखा पुस्तकों में अभिलिखित करने की विधि, ये भी सही है। यानी ये तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। उपरोक्त पहला ऑप्शन क्या है? गलत है। इसलिए यानी सही नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट है कर निर्धारण वर्ष शुरू होता है। तो कर निर्धारण वर्ष यानी दोस्तों यानी किससे शुरू होता है? तो ऑप्शन ए 1 दिसंबर से, ऑप्शन बी 1 अप्रैल से, ऑप्शन सी यानी 1 जून से, और ऑप्शन डी यानी 1 मार्च से। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा? तो यानी कर निर्धारण वर्ष शुरू होता है तो कब शुरू होता है? तो 1 अप्रैल वाला ऑप्शन सही होगा, यानी बी ऑप्शन सही होगा। यानी कर निर्धारण वर्ष, देखिए कर निर्धारण वर्ष किसी भी वर्ष में 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को क्या होता है? समाप्त होता है। और ठीक इसी वर्ष के पहले वाले वर्ष को यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के वर्ष को यानी विगत वर्ष या वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो इस प्रकार एक असेसमेंट ईयर होता है, एक यानी क्या असेसमेंट ईयर, एक प्रीवियस ईयर होता है। तो असेसमेंट ईयर में टैक्सेशन का कार्य किया जाता है और आपका प्रीवियस ईयर में क्या इनकम को अर्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखांकन मानक 6 बनाया गया है। तो लेखांकन मानक 6 यानी किसके लिए बनाया गया है? तो लेखांकन मानक 6 यानी अस्थायी संपत्तियों का ह्रास के लिए, अस्थायी संपत्तियों के लिए, फिर से ख्याति के लेखांकन के उपचार के लिए, ह्रास के लिए, और लेखांकन नीतियों को प्रकटीकरण के लिए। तो देखिए दोस्तों यानी किसके लिए बनाया गया है? तो लेखांकन मानक किसके लिए बनाया गया है? तो ऑप्शन सी आपका सही है, यानी ह्रास लेखांकन के लिए। यानी क्या बनाया गया है? तो लेखांकन 6 बनाया गया है। और लेखांकन की नीतियों को प्रकटीकरण के लिए क्या बनाया गया है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बनाया गया है दोस्तों? तो 1 बनाया गया है। इसके लिए लेखांकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 बनाया गया है। उसके बाद से यानी ख्याति लेखांकन के उपचार के लिए यानी क्या बनाया गया है? तो ख्याति लेखांकन के उपचार के लिए दोस्तों यानी क्या बनाया गया है? तो इसमें ऑफिस से दिया है, एक पॉइंट और दिया है कि अस्थायी संपत्तियों यानी अस्थायी संपत्तियों के लेखांकन के लिए यानी कौन सा यानी रूल बनाया गया है? तो अस्थायी संपत्तियों के लेखांकन के लिए दोस्तों यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी क्या 10 बनाया गया है। क्या बनाया गया है? 10 बनाया गया है। उसके बाद से ख्याति दिया है, तो ख्याति से रिलेटेड क्या बनाया गया है?
देखिए ख्याति के लेखांकन के उपचार के लिए यानी कौन सा यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। लेखांकन मानक यानी मूल्यह्रास किससे संबंधित है, यानी 6 से संबंधित है। और दिया है क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के अनुसार समेकित लेखा विवरण तैयार करना होता है। ऑप्शन ए वैकल्पिक है, ऑप्शन बी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के लिए अनिवार्य है, ऑप्शन सी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनिवार्य है, ऑप्शन डी सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य है। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन इसमें यानी कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन इसमें यानी सी ऑप्शन सही होगा, यानी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनिवार्य है। किसके लिए, तो सूचीबद्ध कंपनियों के लिए क्या है, अनिवार्य है। नेक्स्ट देखिए इसमें स्पष्टीकरण में भी दिया है कि यह स्पष्ट है कि यदि एक उद्यम समेकित वित्तीय विवरण को प्रस्तुत करता है तब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 अनिवार्य है। अन्य शब्द में लेखांकन प्रणाली मानव समेकित यानी वित्तीय विवरण पेश करने के लिए एक उद्यम अधिभार पत्र नहीं है। उद्यम किसी भी कानूनी आवश्यकताओं को अनुपालन करने के लिए समेकित वित्तीय विवरण को प्रस्तुत करता है अथवा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 यानी वर्तमान समेकित विवरण को क्या करता है, प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मदें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुपालन में तैयार किए गए रोकड़ प्रवाह के विवरण में विशेष रूप से समाविष्ट है। तो ऑप्शन ए ऋण का इक्विटी में परिवर्तन, ऑप्शन बी संपत्ति को पट्टे पर प्राप्त करना, ऑप्शन सी प्रचालन एवं गैर प्रचालन नगद प्रवाह सूचना, ऑप्शन डी विक्रेता को रहन देकर यानी इमारत खरीदना। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही है, तो आपका ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सी मदें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुपालन में तैयार किए गए रोकड़ प्रवाह के विवरण विशेष रूप से क्या है, समाविष्ट हैं। तो आपका ऑप्शन इसमें यानी बी ऑप्शन सही दिख रहा है, यानी ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो इंफॉर्मेशन, यानी सी ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट है देखिए इसमें यानी विस्तृत में व्याख्या में दिया है रोकड़ प्रवाह विवरण में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुपालन में प्रचालन और गैर प्रचालन नगद प्रवाह सूचना क्या विशेष रूप से समाविष्ट होती हैं। नेक्स्ट है लेखांकन में दूरदर्शिता सिद्धांत के संबंध में निम्न में से यानी क्या सत्य है। तो दूरदर्शिता के संबंध में तो ऑप्शन ए यानी भावी हानियों, ऑप्शन ए यानी भावी हानियों को क्या करना, तो भावी हानियों को ध्यान में लेना, बी भावी लाभों को ध्यान में रखना, सी अशुद्ध ऋण को ध्यान में रखना, डी स्कंध एवं मूल्य ह्रास को ध्यान में रखना। तो देखिए इसमें यानी क्वेश्चन था लेखांकन दूरदर्शिता सिद्धांत के संबंध में निम्न में से यानी क्या सत्य है, तो भावी हानियों को ध्यान में रखना, यानी ऑप्शन क्या ए सत्य है। लेखांकन की दूरदर्शिता सिद्धांत यानी यह बताता है कि भविष्य में होने वाली व्ययों और हानियों की व्यवस्था पूर्व में ही कर लेना चाहिए, जबकि लाभों के लिए ऐसा कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के मार्गदर्शन पर तैयार किया जाता है, तो ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन सी सही होगा, यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी ऑप्शन सी क्या है, सही है। नेक्स्ट है भारतीय लेखांकन मानक परिषद की स्थापना कब हुई थी, शुरू में ही बताए हैं 1977 में हुई थी। ASB यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1977 में। यानी भारतीय लेखांकन मानक परिषद ASB की स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो 1977 में हुआ था। और भारतीय लेखांकन बोर्ड ASB लेखांकन मानकों को तैयार करते समय राष्ट्रीय लेखांकन मानकों IAS, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्ट मानकों IFRS का ध्यान रखता है तथा उन्हें देश में लागू करने रीति रिवाजों, प्रयोगी व्यावसायिक वातावरण के प्रकाश में एकीकृत करने की कोशिश करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तपालन व्यापारिक तथा अन्य व्यवहारों का मौद्रिक रूप में लेखा करने की कला है, यह परिभाषा किसने दिया था, तो यह परिभाषा यानी किसने दिया था, ऑप्शन ए है स्पाइसर एवं पैगलर, ऑप्शन बी है JR बाटली बाय, ऑप्शन सी है कार्टर,
ऑप्शन डी है जॉन मैकनी। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी स्पाइसर एवं पैगलर वाला ऑप्शन क्या है, सही है। पुस्तपालन व्यापारी तथा अन्य व्यवहारों का मौद्रिक रूप में लेखा करने की कला है, तो मौद्रिक रूप में लेखा कौन करेगा, तो स्पाइसर। यानी इसका विस्तृत व्याख्या है कि पुस्तपालन व्यापारिक तथा अन्य व्यवहार मौद्रिक रूप में यानी लेखा करने की कला है, स्पाइसर महोदय ने दी थी। जी.आर. बाटली बाई ने क्या दी थी, तो व्यवसायिक व्यापारिक व्यवहारों को उचित पुस्तकों में लिखने की कला और विज्ञान पुस्तपालन है। कार्टर ने परिभाषित किया था कि पुस्तपालन वह विज्ञान व कला है जिसके अनुसार मुद्रा व माल के सभी लेन देनों का लेखा हिसाब पुस्तकों में किया जाता है। इस प्रकार तीनों राइटर का परिभाषा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली पुस्तपालन की वह प्रणाली है जिसमें व्यक्तिगत तथा अव्यक्तिगत खातों द्वारा लेखा किया जाता है। यह परिभाषा यानी किसने दी है, तो व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत के रूप में परिभाषित किया है। ऑप्शन ए विलियम पेकिल्स, ऑप्शन बी एम.जे. किलर द्वारा, ऑप्शन सी यानी एन कार्टर द्वारा, ऑप्शन डी उपयुक्त किसी के द्वारा नहीं। यानी इसमें आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन एन कार्टर द्वारा ऑप्शन क्या है, सही है, यानी सी ऑप्शन सही है। इन दोहरा लेखा प्रणाली पुस्तपालन की वह प्रणाली है जिसमें व्यक्तिगत और व्यक्तिगत खातों का लेखा किया जाता है। प्रोफेसर आर.एन. कार्टर महोदय ने क्या किया था, परिभाषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तपालन का कार्य जहाँ समाप्त होता है वहाँ लेखा कर्म का कार्य प्रारंभ होता है, और जहाँ लेखा कर्म का कार्य समाप्त होता है वहाँ यानी किसका कार्य प्रारंभ होता है दोस्तों, तो अंकेक्षण का, यानी ऑप्शन ए ही क्या है, सही है। यानी पुस्तपालन का कार्य जहाँ समाप्त होता है वहाँ से लेखा कर्म का कार्य क्या होता है, स्टार्ट होता है, और जहाँ लेखा कार्य का कार्य समाप्त होता है वहाँ अंकेक्षण का कार्य प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, ऑप्शन ए अनिपुणक अंकेक्षक, ऑप्शन बी सरकारी अंकेक्षक, ऑप्शन सी पेशेवर अंकेक्षक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो पेशेवर अंकेक्षक वाला ऑप्शन क्या है, सही है। यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी किस रूप में, तो पेशेवर के रूप में क्या करते हैं, अंकेक्षण का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवसायिक व्यवहारों को परिणाम स्वरूप मालिक की पूंजी में जिस मद की वृद्धि होती है वह कहलाती है। तो जब पूंजी में वृद्धि होगा दोस्तों तो क्या कहलाएगा, तो आय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आय कहलाएगा। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सूचनाओं की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण है। तो लेखांकन का अंतिम चरण यानी कौन सा होता है दोस्तों, तो इसमें देखिए लेखांकन का अंतिम चरण में दिया ऑप्शन सूचनाओं का विश्लेषण एवं निर्वचन, ये बिल्कुल यानी गलत है। बी ऑप्शन सूचनाओं का संप्रेषण, आपका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। यानी पूरी जब सूचनाएं हो जाती हैं, पूरी यानी लेखा जोखा हो जाता है तो क्या किया जाता है, सूचनाओं का संप्रेषण किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। तो देखिए लेखांकन प्रक्रिया यानी सूचना यानी चरण क्या होते हैं, इसके संदर्भ में हम आपको बताएंगे। तो देखिए इसमें तो लेखांकन के चरण को निम्नलिखित रूपों में यानी बांटा गया है। तो वह रूप क्या है, सबसे पहले वस्तु एवं सेवाओं का लेन देन होता है दोस्तों। उसके बाद से क्या होता है, तो उसके बाद से यानी जर्नल में लेखा किया जाता है। जर्नल में लेखा करने के बाद से यानी खाता वही खोला जाता है, फिर से शेष निकाला जाता है, तलपट तैयार किया जाता है, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता बना के यानी सकल लाभ और शुद्ध लाभ की जानकारी प्राप्त की जाती है। और जब शुद्ध लाभ और सकल लाभ प्राप्त हो जाता है तो इसको यानी बैलेंस शीट यानी तैयार किया जाता है, जिसमें लाइबिलिटी और एसेट्स को दर्शाया जाता है। यानी जो लाभ होता है ले जाकर कैपिटल में जोड़ देते हैं और हानि को घटा देते हैं। और जब बैलेंस शीट तैयार हो जाता है तो लाभ हानि नियोजन यानी खाता यानी पीएल एप्रोप्रिएशन तैयार किया जाता है। और जब पीएल एप्रोप्रिएशन तैयार किया जाता है तो सूचनाओं का विश्लेषण किया जाता है, यानी एनालिसिस किया जाता है, डाटा एनालिसिस किया जाता है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है। और जब सब सूचनाएं क्या इंटरप्रिटेशन सूचनाएं हो जाती हैं, एनालिसिस हो जाती हैं, तो सूचनाओं को संप्रेषित कर दिया जाता है और उसके बाद से उन्हीं के आधार पर क्या उचित निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यानी कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए वस्तु एवं सेवाओं को बेचने से प्राप्त धनराशि को आगम कहते हैं। ऑप्शन बी स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन पूंजी कहलाता है। ऑप्शन सी एक ही प्रकृति के लेन देन को एक ही स्थान पर एकत्रित करने को अवलेखन कहते हैं। ऑप्शन डी दिया है आपका, ऑप्शन डी
यानी संपत्तियां माइनस बाह्य दायित्व, संपत्तियां यानी माइनस बाह्य दायित्व, संपत्तियां माइनस बाह्य दायित्व इक्वल टू यानी होता क्या है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है पूछ रहा है, तो यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही नहीं है। तो इसमें ये ऑप्शन है वस्तु एवं सेवाओं को बेचने से प्राप्त धनराशि को आगम कहते हैं। तो देखिए कोई भी राशि यानी जब प्राप्त होगी तो आगम कहलाएगी, ऑप्शन ए सही है। स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन पूंजी कहलाता है, ये भी ऑप्शन सही है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो भी बिजनेस स्टार्ट करेगा अपनी पूंजी से स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट है एक ही प्रकृति के लेन देन को एक ही स्थान पर एकत्रित करने को अभिलेखन कहते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक ही प्रकृति के लेन देनों को यानी कम से कम 2 स्थानों पर क्या अभिलेखित किया जाता है। ऑप्शन सी है यानी संपत्तियां माइनस बाह्य दायित्व इक्वल टू पूंजी, ये आपका ऑप्शन क्या है, तो बिल्कुल सही है डी ऑप्शन। तो आपका यानी इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, यानी सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आपका ऑप्शन क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया गया धन कहलाता है, ऊपर पढ़े भी हैं क्या कहलाता है, तो पूंजी कहलाता है, माल कहलाता है, संपत्ति कहलाता है, भवन कहलाता है। तो व्यापार ने स्वामी द्वारा व्यापार में लगाया धन क्या कहलाता है, पूंजी कहलाता है, ऑप्शन ए सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तपालन का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए प्रारंभिक पुस्तकों में लेखा करना, ऑप्शन बी लाभ हानि खाता तैयार करना, ऑप्शन सी शुद्ध लाभ की गणना करना, ऑप्शन डी साझेदारी संलेख में लिखना। तो पुस्तपालन का यानी क्या अर्थ होता है, यानी कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, तो ऑप्शन ए सही है, यानी प्रारंभिक पुस्तकों में यानी लेखा करना, यानी ऑप्शन ए पर क्या करेंगे, मोहर लगाएंगे। यानी पुस्तपालन का तात्पर्य है कि दिन प्रतिदिन की जो भी लेखें हैं उनको तिथिवार प्रारंभिक पुस्तकों में लेखा करने की कला को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, तो पुस्तपालन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक विक्रेता अपने 2000 के माल को 1800 रुपये में क्रेता को देता है तो 200 का यह अंतर कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा दोस्तों, तो व्यापारिक छूट कहलाएगा, क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है, यानी बी ऑप्शन क्या है, सही है। ये नगद डिस्काउंट यानी आपका यानी नगद बेचते समय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य जीमा लेना है, तो ऑप्शन ए प्रमाणिकता, ऑप्शन बी दर्ज राशि की शुद्धता, ऑप्शन सी स्वामित्व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य जीमा लेना है। तो जीमा कौन लेगा, तो स्वामी जो होगा वो लेगा, इसलिए ऑप्शन क्या है, यानी सी सही है, नहीं स्वामित्व वाला ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखांकन का प्रमुख कार्य क्या है, तो ऑप्शन ए आर्थिक समंकों का अभिलेख करना, ऑप्शन बी कार्य हेतु सूचना आधार प्रदान करना, ऑप्शन सी व्यवसायिक लेन देनों का वर्गीकरण करना, ऑप्शन डी यानी गैर आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही है, तो लेखांकन का प्रमुख कार्य क्या है, तो आर्थिक समंकों का अवलेखन करना गलत है, कार्य हेतु सूचना अधिकार आधार प्रदान करने भी गलत है, व्यवसायिक लेन देनों का वर्गीकरण करना ऑप्शन क्या है, सही है, यानी सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण यानी कौन सा लेखांकन समीकरण है। तो क्वेश्चन में दिया है ए ऑप्शन यानी समीकरण पूछ रहा है पूंजी इजकल टू, यानी पूंजी इजकल टू क्या दिया है, तो संपत्ति प्लस दायित्व, फिर से पूंजी इजकल टू संपत्ति माइनस दायित्व, यही आपका ऑप्शन क्या है, तो यही आपका ऑप्शन क्या है, लेखांकन समीकरण क्या है, सही है, यानी आपका ऑप्शन यानी बी सही है, यानी पूंजी इजकल टू क्या है, संपत्ति माइनस दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, बाकी सब ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजी खाता है, तो ऑप्शन ए व्यक्तिगत खाता, ऑप्शन बी वास्तविक खाता, ऑप्शन सी अवास्तविक खाता, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें देखिए यानी पूंजी खाता है, तो पूंजी खाता कौन सा खाता है, तो ऑप्शन आपका यानी कौन सा सही होगा, यानी ए ऑप्शन सही होगा, यानी व्यक्तिगत खाता है।
देखिए यानी व्यक्तिगत खाता में क्या क्या हो सकता है, तो जो लेनदार होते हैं, डेप्टर्स होते हैं, व्यक्तिगत खाते की श्रेणी में आते हैं। पूंजी खाता भी आता है, ड्राइंग खाता भी आता है। और जो भी प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते होते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग हुआ, प्रीपेड हुआ, एक्यूरेट हुआ, ये सब क्या होते हैं, तो ये सब खाते यानी कौन से खाते होते हैं दोस्तों, तो आपके यानी व्यक्तिगत खाते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही लेखांकन समीकरण है, तो ऑप्शन ए परिसंपत्ति इक्वल टू स्वामी की इक्विटी, ऑप्शन बी परिसंपत्ति इक्वल टू दायित्व प्लस स्वामी की इक्विटी, ऑप्शन सी परिसंपत्ति इक्वल टू दायित्व माइनस स्वामी की इक्विटी, ऑप्शन डी परिसंपत्ति इक्वल टू दायित्व इक्वल टू स्वामी की इक्विटी। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही है, तो यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक सही लेखांकन समीकरण है, तो बी यानी आपका ऑप्शन क्या है, सही दिख रहा है, परिसंपत्ति इक्वल टू दायित्व प्लस यानी इक्विटी यानी स्वामी की इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का प्रधान कार्यालय कहाँ है। तो देखिए दोस्तों यानी ICWA का प्रधान कार्यालय कहाँ है, तो कोलकाता में है, ऑप्शन डी सही है। मुंबई क्या है, तो मुंबई RBI का मुख्य कार्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक लेखांकन प्रणाली का यानी जनक माना जाता है, तो ऑप्शन ए J.R. बाटली भाई, ऑप्शन बी ल्यूइस प्रथम को, ऑप्शन सी ल्यूकास पैसियोली को, और ऑप्शन डी फिलिप कोटलर। तो आपका ऑप्शन सी सही है, यानी आधुनिक लेखांकन प्रणाली का जनक किसको माना है, तो ल्यूकास पैसियोली। यानी आधुनिक लेखांकन प्रणाली का जनक यानी ल्यूकास पैसियोली को माना जाता है, जिनका जन्म इटली के वेनिस नगर के निवासी हैं। 1494 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, इस प्रणाली का जन्म किया था, और दी कंप्यूटराइज्ड स्क्रिप्ट नामक पुस्तक में इन्होंने क्या किया था, इसे एक लेख के रूप में प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य लेखांकन का कार्य नहीं है, तो ऑप्शन ए लाभ का अधिकतमीकरण, ऑप्शन बी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना, ऑप्शन सी व्यवसाय की संपत्तियों की रक्षा करना, ऑप्शन डी अभिलेख को तैयार करना। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी लेखांकन का कार्य नहीं है, तो ऑप्शन यानी ए सही है, लाभ अधिकतमीकरण। बाकी सब यानी लेखांकन के अंतर्गत कार्य आते हैं। वैधानिक आवश्यकताओं को पूरी करना सही है, व्यवसाय की संपत्ति की रक्षा करना भी सही है, अभिलेख को व्यवस्थित करना भी सही है, पुस्तपालन की गणित संबंधी त्रुटियों को पता लगाना भी सही है, वर्ष के अंत में वित्तीय विवरण तैयार करना भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, यानी लेखांकन व्यवसाय की भाषा है, बिल्कुल सही है। फिर से बी ऑप्शन है कि लेखांकन व्यवसाय द्वारा आवश्यक सभी सूचनाएं यानी प्रदान करता है, ये भी आपका ऑप्शन क्या है, तो ये भी आपका ऑप्शन यानी बिल्कुल क्या है, सही है। तो इसलिए आपका ऑप्शन दोनों सही है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष निकलता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्टर एक्सप्लेन ऑफ ए, यानी ऑप्शन ए सही है, यानी ए और आर दोनों सही है। ए यानी ए की सही व्याख्या यानी आर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापार में 1 जनवरी को शुद्ध संपत्तियां 6,000 रुपये हैं और 31 जनवरी को यानी 7,500 रुपये हैं। यदि जनवरी में मालिक द्वारा 1,000 रुपये का आहरण किया हो तो जनवरी माह की शुद्ध आय बताइए। तो देखिए दोस्तों, यानी सबसे पहले इसमें देखेंगे कि 1 जनवरी को शुद्ध संपत्तियां कितनी हैं, 7500 हैं, और इसमें आहरण को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, टोटल कितना हुआ 8500। और 1 जनवरी को यानी शुद्ध संपत्तियां यानी निकाल ली जाती हैं कितना, 6000। तो उसके पास यानी जनवरी माह की शुद्ध आय कितना बचेगी, तो 2500 बचेगी। इसलिए आपका ऑप्शन यानी 2500 वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चालू दायित्व को सन्निहित नहीं करता। तो चालू दायित्व में देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्स पेएबल यानी बिल्कुल सही है, निहित करता है। कंटीजेंटी लायबिलिटी देखिए ये निहित नहीं करता है, ऑप्शन क्या है, गलत है, क्योंकि इसको नोट्स में लिखा जाता है यानी बैलेंस शीट के बाहर लिखा जाता है। ट्रेड क्रेडिटर्स ये आपका सही है। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन डिबेंचर ये भी सही है, यानी आपका ऑप्शन यानी बी क्या है, गलत है, यानी बी वाला ऑप्शन पर मुहर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वदत्त बीमा खाता है
तो आपका ऑप्शन ए एक व्यय है, एक आय है, एक संपत्ति है, एक दायित्व है। तो इसमें यानी आपका ऑप्शन यानी कौन सा सही होगा? पूर्वदत्त बीमा खाता है तो आपका ऑप्शन यानी संपत्ति वाला ऑप्शन सही होगा, यानी सी ऑप्शन सही होगा। यानी पूर्वदत्त बीमा खाता यानी पूर्वदत्त बीमा वास्तविक यानी एक संपत्ति खाता है जो वास्तविक खाते की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत खाता है? तो ऑप्शन ए पूर्वदत्त वेतन, ऑप्शन बी आहरण खाता, ऑप्शन सी अदत्त किराया खाता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो देखिए उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन सही है क्योंकि ये सब क्या है? प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते हैं। देखिए पूर्वदत्त वेतन हुआ, आहरण हुआ, अदत्त किराया खाता हुआ, अदत्त ब्याज हुआ, सभी व्यक्तिगत श्रेणी के यानी खाते में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक लेखांकन का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए अभिलेख को व्यवस्थित रूप में लिखना, ऑप्शन बी व्यवसाय की संपत्ति की रक्षा करना, ऑप्शन सी परिणामों को अधिकतमीकरण करना, ऑप्शन डी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना। तो क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक लेखांकन का कार्य नहीं है? तो लेखांकन का कार्य यानी कौन सा नहीं है? तो अभिलेखों को व्यवस्थित रूप में रखना ये तो होता ही है, सही है। व्यवसाय की संपत्तियों की रक्षा करना ये भी सही है। परिणामों को अधिकतम करना यही वाला ऑप्शन क्या है? गलत है। वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना ये भी क्या है? सही है। इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन समीकरण सही नहीं है? तो ऑप्शन ए एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस यानी कैपिटल। तो लायबिलिटी प्लस कैपिटल ये आपका यानी क्या है? सही है। फिर से कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी ये भी सही है। लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल ये भी सही है। लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स प्लस कैपिटल ये आपका ऑप्शन क्या है? बिल्कुल गलत है। आपका ऑप्शन यानी डी यानी क्या है? गलत है। ये आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन का कार्य नहीं है? तो लेखांकन का कार्य में अभी बताए हैं यानी अधिकतमीकरण यानी परिणामों को अधिकतमीकरण करना, यानी सी वाला ऑप्शन क्या है? यानी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी द्वारा अपने निजी उपयोग हेतु व्यवसाय से माल निकालने पर क्रेडिट किया जाता है। तो देखिए निजी उपयोग हेतु यानी व्यवसाय से माल निकालेगा तो माल में यानी कमी आएगी। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू क्या? तो परचेज क्रेडिट होगा। इसलिए आपका ऑप्शन क्या? बी सही है, यानी क्रय खाता यानी बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय लेखांकन मानक परिषद यानी ASBI द्वारा निर्गमित प्रथम लेखांकन मानक संबंधित है। तो देखिए यानी नियम कानून यानी लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण करना ही क्या होता है? प्रथम यानी मानक संबंध होता है। यह आपका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम कब पारित हुआ? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1991 में नहीं, 1955 में नहीं, 1959 में नहीं, यानी 1949 वाला ऑप्शन क्या है? सही है। चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक समिति की लेखा मानक संख्या 2 का विषम है। तो 2 का यानी विषम है तो स्टॉक का मूल्यांकन और प्रस्तुतिकरण, बी ह्रास का लेखांकन, सी सूचनाओं का प्रकटीकरण, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या सही है? तो अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक समिति की लेखा मानक संख्या का विषम है, यानी विषय है। तो कौन सा विषय है? तो आपका ऑप्शन पहला ही ऑप्शन सही है, यानी स्टॉक का मूल्यांकन किससे संबंधित होता है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी 2 से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक युग में लेखांकन जाना जाता है। तो आधुनिक युग में लेखांकन यानी जाना जाता